हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम चैप्टर 5 देख रहे हैं, लेजिस्लेचर। तो ये आपका एनसीईआरटी किताब हम देख रहे थे, एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो पॉलिटिकल साइंस की किताब हम देख रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर 5 जो है लेजिस्लेचर, इसको देखेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या है सीखने को, इसमें बेसिकली बताया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर। हमारा जो संसद है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है लेजिस्लेचर का, उसका फंक्शन क्या है, पावर क्या है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद लॉ मेकिंग, जो कानून बनता है उसका क्या प्रोसीजर अपनाते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। जैसा कि आप जानते हैं 3 विंग होते हैं आपका, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो है हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है। तो कैसे पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, उसको हम देखेंगे इसमें। और पार्लियामेंट खुद को कैसे रेगुलेट करता है उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो हम राज्यसभा लोकसभा के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है, और पावर क्या क्या है लोकसभा का, राज्यसभा का क्या पावर है। उसके अलावा और भी हम इसमें कुछ लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है, ये सब कुछ हम देखेंगे। तो इसमें अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो इसको मैंने कुछ पार्ट्स में बांटा है, कुछ पार्ट में हम इसको देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का इम्पोर्ट फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए। तो पार्लियामेंट सिर्फ जो ऐसे, जो ज़्यादा आप जनरली जानते हैं कि एक लॉ बनाती है, कानून बनाने की बॉडी है, एक इंस्टीट्यूट है। सिर्फ लॉ मेकिंग नहीं है, उसके अलावा भी उसके काफ़ी फंक्शंस है जो हम एक एक करके आगे में देखेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे इस चैप्टर में। तो पार्लियामेंट बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। तो जितनी भी, एक तरह से हमारा जो डेमोक्रेसी है उसकी सेंटर में पार्लियामेंट है। यहाँ पे सारा डिस्कशन होता है, यहाँ पे जो है इलेक्शन, जो इलेक्टेड होके आते हैं वो डिस्कस करते हैं मैटर्स को, कानून बनाते हैं लोगों के लिए। जो एग्जीक्यूटिव है उससे सवाल पूछते हैं, फाइनेंस को देखते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे बेसिकली एक सेंटर प्लेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर आप कहें। तो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी में, जैसा कि आप जानते हैं, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव इफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। तो ये जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी में कि एक रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब कि लोगों के प्रतिनिधि वहां पे हो, वो पार्लियामेंट इफेक्टिव पार्लियामेंट हो और इफिशिएंट पार्लियामेंट हो। ये बहुत ही जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी को सही बनाने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। इसके अलावा लेजिस्लेचर का और भी क्या काम है, हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल। तो उन्होंने जो चुना है प्रतिनिधि को, एमपीज को, उसको अकाउंटेबल बनाने के लिए भी पार्लियामेंट जरूरी है। कैसे, वो हम आगे देखेंगे इसमें। उसके अलावा भी अगर आप देखें आज के समय में, तो पार्लियामेंट का एक तरह से जो पावर है, जो इफेक्ट है, जो पोजीशन है, वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। बेसिकली उसको कैबिनेट ने ले लिया है अगर हम कहें। तो ऐसे इंडिया में भी कैबिनेट क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ, प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, उसके साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मिनिस्टर्स। मिनिस्टर की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री जो है, तीन कुछ अलग अलग रैंक्स होते हैं इसमें। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इसके अलावा आपको डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सब रैंकिंग, जैसे बेसिकली आप जब देखते होंगे, जब कौंसिल मिनिस्टर बनते हैं तो उसमें अलग अलग मिनिस्टर का अलग रैंक है। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं बेसिकली, इनको इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय वो दिया जाता है, उनको 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 मैनेज करते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम जो है, एक अलग कमिटी बनती है, एक अलग अलग ग्रुप होता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। तो बेसिकली अगर आप देखें इंडिया के केस में भी, तो कैबिनेट जो है सारा कुछ इनिशिएट करता है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी। जो भी अगर पार्लियामेंट में कौन सा कानून पेश करना है उसको भी ये डिसाइड करता है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको भी ये डिसाइड करता है। इसके अपने कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ उसका डिमेरिट भी है। तो एक जो डिमेरिट है कि ये पार्लियामेंट के जो पावर को उसको हैम्पर करता है एक तरह से, कि पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह से ये आ गया, क्योंकि कैबिनेट में ही सारा कुछ डिसाइड होता है, पार्लियामेंट में नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम कहें, कैबिनेट को भी जरूरी है कि वो पार्लियामेंट में मेजोरिटी में रहे। अगर वो मेजोरिटी में नहीं रहेगी तो वो कैबिनेट इफेक्टिव नहीं है, फंक्शन नहीं कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूट मिनिस्टर फंक्शन नहीं कर सकता है। कोई लीडर जैसे पीएम जो है, उनको हमेशा पार्लियामेंट में फेस करना जरूरी है, क्या मिनिस्टर्स हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो, तो उनको पार्लियामेंट में आंसर देना जरूरी है। जो भी सवाल उनसे पूछा जाएगा उनको जवाब देना सही से, ये उनकी अभी भी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से पार्लियामेंट का कंट्रोल अभी भी है काफी हद तक। उसके अलावा पार्लियामेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फॉर्म ऑफ डिबेट।
तो सबसे डेमोक्रेटिक है, आप टीवी पे लाइव भी देखते हैं लोकसभा राज्यसभा चैनल पे, और ओपन फोरम है, यहाँ पे जो डिस्कशन होता है फ्रीली कोई भी एमपी दूसरे एमपी से सवाल पूछते हैं, मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं। तो ये जो है ओपन फोरम है एक तरह से डिबेट का। तो अभी भी पार्लियामेंट का जो एक तरह से इम्पोर्टेंस है, कैबिनेट के बारे में हम आगे देखेंगे अगले कुछ वीडियोज में। तो ये पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस अगर आप लिख सकते हैं, ये 5-6 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है इट इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इसमें है। इसमें जो हर सेक्शन से माइनॉरिटी आपके हो गए, मेजोरिटी जो है वो सब उसमें रहते हैं। एंड वेस्टेड विद पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो है कि सरकार चूज करना और उसको डिसमिस करना भी पार्लियामेंट के हाथ में है। डिसमिस कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके आप कर सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस आप नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर को, तो उसको छोड़ना होगा गवर्नमेंट को। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं पहले के कमिटीज के बारे में या पार्लियामेंट के फंक्शनिंग का। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है, व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारे यहाँ अगर देखें तो 2 हाउसेज है, बैक कैमरलिज्म कहते हैं इसको, लोकसभा और राज्यसभा। तो 2 हाउसेज है हमारे यहाँ भी। तो उसको हम कहते हैं 2 हाउस है तो बाय कैबिनेट लेजिस्लेचर इसको कहा जाता है। तो इंडिया के केस में भी अगर पार्लियामेंट 2 हाउस है, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, और दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल और लोकसभा, इसे कहा जाता है लोअर हाउस। तो लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है एमपीज का, राज्यसभा का इलेक्शन जो इनडायरेक्ट होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पुराने चैप्टर्स में। तो और स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबलीज और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। कुछ स्टेट में, 6 स्टेट में अभी एट प्रेजेंट जो है ये है बैक कैबिनेट लेजिस्लेचर, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों में जो है दो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको स्टेट जो है बना सकता है, हटा सकता है, इसका प्रोसीजर संविधान में दिया गया है। तो ये पावर, अल्टीमेट पावर जो पार्लियामेंट के पास है किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना, या अगर वो पहले से है तो उसको डिसमिस करना, हटाना। तो ये कैसे होता है बोलिस करना, इसको बेसिकली जो है होता है, इसमें प्रोसीजर जो है इसका, ये स्टेट जो है, मान लीजिए अगर किसी स्टेट को, मान लीजिए बिहार को लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना है, तो उनको क्या होगा, अपने असेंबली में उसके लिए एक प्रस्ताव लाना होगा, उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा बिहार असेंबली को। उसके बाद वो प्रस्ताव जाएगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट को उस प्रस्ताव को सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, उसके बाद वो बिहार से काउंसिल हट जाएगी। तो ये प्रोसीजर है, इसको हम पार्लियामेंट प्रोसीजर में देख सकते हैं। तो अभी जो है 6 स्टेट्स में है। तो बेसिकली 2 हाउसेस का क्या एडवांटेज है? तो पहला जो है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा लोगों को मिलता है, अगर हम कहें तो अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों हैं तो ज़्यादा लोग को रिप्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पे चुन के आएंगे, वो बहस अच्छी होगी, डिबेट अच्छा होगा, ज़्यादा व्यू आएगा किसी भी चीज़ के ऊपर में। टू ऑल जोग्राफी डिफरेंट रीजन, हमारे किसी रीजन से चुन के नहीं आ पा रहे, उतने लोग नहीं है, तो उनको हम ज़्यादा लोग वहाँ से आ सकते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन हर सेक्शन को, हर रीजन को मिल सकता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉसिबल फॉर टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। तो अगर लोकसभा, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, तो लोकसभा को बिल लेके आता है तो उसको राज्यसभा के पास जाना होता है पास होने के लिए। फिर राज्यसभा में भी उसके ऊपर चर्चा होती है। ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो मनी बिल अगर आप छोड़ दें, तो ऑर्डिनरी बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है लोकसभा के पास होने के बाद राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा के पास भी पावर है कि उसको कंसीडर करता है, उस पर डिबेट करना। अगर उसको वहाँ पे लगता है कि कुछ लूपहोल है तो उसको वहाँ पे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसीलिए हर डिसीजन जो है उसको आप कंसीडर फिर से कर रहे हैं, कुछ और लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में क्या है कि यहाँ पे बेसिकली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट पार्टी है वो मेजोरिटी में रहती है, तो यहाँ से पास करवा पाना आसान है। लेकिन राज्यसभा में हमेशा ऐसा नहीं होता, बहुत बार होता है राज्यसभा में जो है एक दूसरी पार्टी मेजोरिटी में है, या जो गवर्नमेंट जो पार्टी है जो वो मेजोरिटी में नहीं हो। तो इस केस में क्या डबल चेक होता है, किसी भी कानून को बनने के पहले, किसी भी पॉलिसी को लाने के पहले एक डबल चेक हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है राज्यसभा का। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन है जो हम आगे देखेंगे। तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा जो है बेसिकली इसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, स्टेट्स से का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है इसमें। इनडायरेक्टली यहाँ लोग इलेक्ट होकर आते हैं। कैसे इलेक्शन होता है ये हमने ऑलरेडी देखा है प्रीवियस चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 का वीडियो आप देख सकते हैं।
चैप्टर 3 में इसको हमने देखा है इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होता है, इलेक्शन के थ्रू यहाँ इलेक्शन होता है। तो कैसे होता है उसको आप देख सकते हैं, वीडियो को मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या है, बेसिकली स्टेट असेंबली के जो एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग जो है सिटीजन जो है वो चुनते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। राज्यसभा अगर बात करें या जो अदर हाउस है, तो दो तरह से रिप्रेजेंटेशन, जो नंबर ऑफ एमपीज है या रिप्रेजेंटेशन जो है किसी स्टेट का, वो डिटरमाइन करने का, उसको देखने का दो जरिया है। एक तो क्या है कि हम हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर 200 सीट्स है, अगर हमारे पास 10 स्टेट्स हैं, तो हम हर स्टेट को कह देते कि भाई आप 20 सीट्स जो है हर स्टेट्स के लिए हो जाएगी। ये तरीका है। ये तरीका इसको कहते हैं सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये यूएसए में है इम्प्लीमेंटेड। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दें। अगर किसी स्टेट में अगर हायर पॉपुलेशन है तो उसको ज़्यादा सीट्स मिले राज्यसभा में, इन राज्यसभा, और जिसमें लेस पॉपुलेशन है उसको कम सीट मिले। इससे क्या होगा कि जितनी पॉपुलेशन उतने प्रतिनिधि, मतलब हर पॉपुलेशन पे एक तरह से बराबर प्रतिनिधि होंगे। तो ये सिस्टम हमने अपना, इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल आप कह सकते हैं इसको। तो ये इंडिया ने इसको अपनाया है। यूएसए में जो है इक्वल सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, हर स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि अगर सिमेट्रिकल की हम बात करें तो इसका मतलब हुआ कि छोटे स्टेट्स से भी उतने ही एमपी जा रहे हैं जो बड़े स्टेट से। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक बड़े स्टेट्स को ज़्यादा एमपी की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा एरिया है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ज़्यादा आपको वहाँ पे सुपरवाइज करने के लिए, यहाँ लोगों की तकलीफ देखने के लिए ज़्यादा लोग की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमने ये चीज़ को अपनाया कि पॉपुलेशन के बेसिस पर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। एंड नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे ये हमारा 4th शेड्यूल में लिखा गया है। 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें रखा गया है। उसको हम अमेंड भी होता रहता है डिलिमिटेशन प्रोसेस के साथ। तो डिलिमिटेशन के बारे में भी आप चैप्टर 3 में देख सकते हैं, डिलिमिटेशन क्या है, उसको कैसे किया जाता है। तो ये चैप्टर 3 में वीडियो में है। तो ये मैंने एक रखा है कि शेड्यूल 4 से, जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप देखें कि 11 सीट्स है उसकी राज्यसभा में, अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट है। उसी तरह आप देखें जैसे कि कुछ स्टेट्स का कम है, जैसे गोवा का सिर्फ 1 ही सीट है। छोटे स्टेट्स है, पॉपुलेशन भी कम है। गुजरात बड़ा स्टेट है, ज़्यादा पॉपुलेशन, 11 सीट्स दिया गया है उसी हिसाब से। महाराष्ट्र का 9 सीट है आपका, बिहार का 7 सीट है। तो उसी हिसाब से रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हैं तो यूपी का सबसे ज़्यादा 31 सीट्स है। ये 16 सीट आपको ये वेस्ट बंगाल का है। तो इस तरह से रखा गया है कि पॉपुलेशन के आधार पर उनको सीट दी गई है। उत्तर प्रदेश जैसे हमने कहा 31 सीट है, सिक्किम को सिर्फ 1 सीट है, क्योंकि वहाँ छोटा पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है। तो ये तो हो गया सीट का कैसे एलोकेशन होता है। उसके बाद आते हैं वहाँ जो एमपी है राज्यसभा के, उनका टेन्योर कितना दिन का होता है, तो वो 6 साल के लिए होता है। लोकसभा की अगर मैं बात करूँ तो 5 साल का होता है, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन 5 साल मैक्सिमम है। तो यहाँ पे 6 साल का परमानेंट टेन्योर है, 6 साल आप रहेंगे ही, उसके बीच में आपको कोई नहीं हटा सकता है, और आप फिर से इलेक्शन लड़के जीत भी सकते हैं। और तो इलेक्शन कैसे होता है, इसमें बेसिकली सीट कैसे खाली होती है, हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनकी सीट खाली होती है और उन सीटों पर फिर से चुनाव होता है। तो उन 1/3 सीटों पर फिर से चुनाव होता है। तो इसीलिए जो राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होती, पूरी तरह से खाली नहीं होती है, वहाँ पे मेंबर हमेशा आपको रहेंगे। एक इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा में क्या है, वो 5 साल बाद डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से, फिर से सारे मेंबर नए चुन के आते हैं। जो इलेक्शन होता है हम वोट करने जाते हैं तो नए मेंबर चुन के आते हैं। तो ऐसा राज्यसभा के साथ नहीं है। इसका क्या फायदा है, एडवांटेज क्या है कि जब भी लोकसभा अगर डिजॉल्व रहे तो इलेक्शन हो रहा हो, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है, अर्जेंट बिजनेस डिस्कस करना है, तो राज्यसभा में उस चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है, पॉलिसी बनाई जा सकती है, कानून बनाया जा सकता है। तो ये एडवांटेज है परमानेंट हाउस का। तो इसके अलावा जो है राज्यसभा में एक तो मेंबर हो गए जो चुन के इलेक्ट होके आते हैं इनडायरेक्टली। उसके अलावा 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, और वो बेसिकली जो है
अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं, चाहे लिटरेचर के हो, साइंस के हो, आर्ट, सोशल सर्विस, तो जरूरी नहीं इसी से हो, मतलब बेसिकली किसी फील्ड से अपने एक्सपर्ट को प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पहला पार्ट। इसके आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही समाप्त कर रहा हूँ। इसके आगे जो हम लोकसभा और फिर उसके बाद पार्लियामेंट का फंक्शन, बाकी चीज देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।